नमस्कार। हिंदी क्षेत्रीय गद्य खंड में आज का विषय है दो बैलों की कथा। पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ के लेखक के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद जी। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम था धनपत राय। प्रेमचंद जी का बचपन अभाव में बीता और आर्थिक अभाव के कारण ही उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई। बीए तक ही उनकी शिक्षा हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण पूर्ण रूप से असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और लेखन के कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। ठीक है। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद जी का जो कहानी संग्रह है मानसरोवर, या इनकी सारी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद जी निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन में भी विशेष योगदान प्रदान किया है। इन्होंने प्रेमचंद जी साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। साहित्य के माध्यम से, लेखन कार्य के माध्यम से ही वो सामाजिक परिवर्तन करना जरूरी समझते थे। उनका मानना था कि साहित्य के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उस समय जिस प्रकार खुद जीवन यापन किया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन की आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय है, जिस पर उन्होंने लेखन कार्य किया है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है इनके कथा साहित्य में। बहुत बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद जी के लेखन की प्रमुख क्या थी, विशेषता थी। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। लोकोक्तियों का प्रयोग भी कुशलतापूर्वक किया है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। चाहे वह मनुष्य हो अथवा पशु हो, सभी लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। स्वतंत्रता सबको प्रिय है और यह स्वतंत्रता सहज रूप से नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार हमें संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ही सही कि यह कहानी जो है प्रेमचंद जी की, यह आज़ादी के आंदोलन की भावनाओं से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद जी ने पंचतंत्र और हितोपदेश कथा परंपरा का उपयोग किया है। आइए कहानी शुरू करते हैं। कि जितना चाहो गधे को मारो, जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने उसके डाल दो, लेकिन उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते भी नहीं देखा है। गधे के बारे में ऐसा लेखक कह रहे हैं। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने भी गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। ठीक है। इस प्रकार से अगर गधा है कि उसके अंदर आत्मसंतोष है, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है और कोई लालच नहीं है, कभी उसके मुख पर असंतोष की छाया नहीं दिखती है, लेकिन आदमी उसे क्या कहता है, ऐसे लोगों को आदमी गधा कहता है कि जिसके अंदर ऋषि मुनियों के सारे गुण विद्यमान। लेखक का मानना है कि इतना सीधापन उचित नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं उचित है कि देखिए ना, भारतवासियों का अफ्रीका में भारतवासियों की क्या दुर्दशा हो रही है, और अमेरिका में भारतवासियों को घुसने तक नहीं दिया जाता है। बेचारे क्यों नहीं घुसने दिया जाता है? क्योंकि भारतीय शराब नहीं पीते हैं और वो बेफजूल खर्च नहीं करते हैं। अनर्गल उनका कोई खर्च नहीं होता है। कुछ समय के लिए 2 पैसे बचा कर रखते हैं और जी तोड़कर मेहनत करते हैं। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। 4 बातें सुन करके गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है।
ठीक है, कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी का जवाब पत्थर, ईंट से ईंट बजा दें अथवा ईंट का जवाब पत्थर से दें। देखिए यहाँ मुहावरे का कितना सुंदर प्रयोग हुआ है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है, इस प्रकार से अगर भारतीय भी करते, ऐसा सीख जाते तो शायद वो भी सभ्य कहलाने लगते। और जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार के सभी जातियों में गड़े बना दिया है। मतलब संसार के सभी जातियों में जापान गिनने जाने लगा है। क्यों? क्योंकि एक ही विजय में जो नागासाकी और हिरोशिमा पे उन्होंने बम का प्रयोग किया था। देखिए एक ही बार उन्होंने इस प्रकार से किया और वो पूरे संसार में सभी जातियों में गिना जाने लगा। लेकिन भारतीय तो सीधे होते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। उनकी तुलना गधे से की गई है। अब देखिए यहाँ लेखक कहते हैं कि लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में, गधे से मिलते जुलते अर्थ में ही बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? लेखक का मानना है कि बैल को भी कुछ लोग मानते हैं कि बेवकूफ़ों में वह भी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि हमारा विचार ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को मिल जाता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष बैल प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। मतलब गधे जैसी तुलना में वह नहीं है। गधा तो एकदम किसी से कोई भी उसका मतलब कभी भी कोई प्रतिकार गधा करता ही नहीं, लेकिन कोई बैल कभी कभी प्रतिकार कर देता है। इसलिए बैल को गधे के तुलना में ना करके, गधे के बराबर में ना करके उसको गधे का छोटा भाई मान लिया है यहाँ लेखक ने। ठीक है, उनका मानना है कि सबसे बुद्धिहीन जानवर गधा है, जो सुख दुख हान लाभ यानी सभी परिस्थितियों में एक समान रहता है। लेखक ने उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा है। किसको? गधे को। लेकिन गधे से कुछ कम सीधा प्राणी है बैल। कभी कभी अड़ जाने के कारण उसका स्थान गधे से कुछ छोटा माना गया है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए जो झूरी काची होते हैं उसके दो बैल होते हैं और दोनों का नाम होता है हीरा और मोती। दोनों पछाई जात के सुंदर बैल होते हैं, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में आपस में भाईचारे का संबंध हो गया है। भाई भाई जैसा प्रेम हो जाता है दोनों बैलों के बीच, और दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में कोई भी विचार विनिमय कर लेते थे। दोनों आपस में बात कर लेते थे इशारों से, और दोनों एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ठीक है, मनुष्य नहीं समझ पाता इस प्रकार से इशारों की भाषा को, लेकिन वो दोनों बैल समझ जाते थे। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट कर लेते थे। कभी कभी तो दोनों सींगों को भी मिला लिया करते थे। ठीक है, विग्रह के नाते से नहीं, मतलब विवाद के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से खेलने के भाव से दोनों सींगे आपस में मिला लेते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है वैसे ही उन दोनों में एकदम बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक बार की बात है, संयोग ऐसा होता है एक बार कि झूरी ने एक बार अपने ससुराल दोनों बैलों को भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं। उनके दिमाग में यही चीज़ आया कि हमारे मालिक ने हमको बेच दिया है। ठीक है, इस प्रकार जब झूरी काची दोनों बैलों को ससुराल भेजते हैं तो उनका जो साला होता है, गया उसका नाम होता है, आता है और बैलों को लेकर के जाता है। वो बैलों को आगे हाँकता है तो दोनों बैल पीछे आते हैं। जब वो दाएं हाँकता है दोनों बाएं भागते हैं। पगैया पकड़ कर आगे खींचता तो दोनों जोर लगा करके पीछे की तरफ खिसकते हैं। मारता तो दोनों सिंग करके उसको हुंकारते हैं। अगर ईश्वर ने उन्हें बाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। खुद को गरीब मानते हैं दोनों बैल अपने आप को, वो बोल करके अपना व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ लेखक कहे हैं कि बैलों के न जाने की जो दशा थी झूरी के घर से गया के घर, झूरी की ससुराल। ठीक है, उस पर यहाँ लेखक कहते हैं कि अगर उनके पास बाड़ी होती, ईश्वर ने उन्हें बाड़ी दी होती, तो झूरी से ये पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। मतलब हम तन मन से तुम्हारी सेवा करते थे। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो हमसे और काम ले लेते और मेहनत करा लेते। जो तुम्हारी चाकरी में मर जाना हम लोगों को कबूल था, लेकिन हमें कभी दूसरे के पास ना भेजते। हमने कभी चारे दाने की कोई शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सर झुकाकर हमने खा लिया है। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया है। झूरी का जो साला था गया, उसको यहाँ बैल जालिम कर रहे हैं। एक समय की बात है, संध्या का समय होता है। दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँच जाते हैं, गया के घर पहुँच जाते हैं। दिन भर के भूखे थे, लेकिन
जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उस नाद में मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था दोनों का, जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। जूरी के घर को वो अपना घर मानते थे और उन्हें बड़ा दुख था कि वह घर उनसे छूट गया है और वो नए घर में पहुंच गए हैं। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सूता पड़ गया, मतलब जब रात हो गई, सभी लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता था। इतनी मजबूती से जूरी का साला जो गया था इन बैलों को अपने खूंटे पर बांधा था। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। वहाँ से भागने की इच्छा इनके मन में थी कि भागकर फिर हम अपने घर, अपने पुराने मालिक के पास, जूरी के पास पहुँच जाएंगे। और एक झटके में ही रस्सियाँ टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों बैलों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद, मतलब प्रेम से परिपूर्ण हो गया। जूरी जब बैलों को देखा अपने खूंटे पर तो वह एकदम खुश हो गया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। जब जूरी अपने दोनों बैलों हीरा और मोती से मिल रहा था, घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे कि दोनों बैल वहां आ गए हैं। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों का अभिवादन किया जाना चाहिए, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। इस प्रकार से बच्चे जो थे गांव के वो बैलों की सेवा में लग गए। लेकिन जूरी की जो पत्नी होती है वह नहीं, वह उसे तो क्रोध आता है। एक बालक ने वहाँ ऐसे कहा कि ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से अकेले चले आए। तीसरा बोला नहीं नहीं बैल नहीं, तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इस पर प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को जब अपने द्वार पर देखा तो वह जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहाँ काम ना किया भाग खड़े हुए। क्योंकि उसका मायका था तो वह चाहती थी कि बैल उसके मायके में जाकर के काम करे, लेकिन बैल वहाँ काम नहीं किए, इससे वह बैलों के ऊपर नाराज है और उन्होंने उसको कुछ खाने को नहीं दिया। ठीक है, और नमक हराम कह करके स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका और कहा नमक हराम क्यों कहती हो, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते, बेचारे भाग आए। जूरी की स्त्री ने रोब के साथ कहा हाँ हाँ बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। जूरी की स्त्री चिढ़ी, ठीक है, भागे इसलिए कि वो लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। अपने पति को बुद्धू कह रही है और रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा इनको कुछ नहीं दूंगी खाने को, चाहे खाएं चाहे मरे। ऐसा कह करके क्रोध में जूरी की पत्नी वहाँ से चली जाती है। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुँह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजदूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता रे। तो मजदूर कह रहा है कि मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। इस प्रकार से जो मजदूर है वो कुछ और नहीं डालता है खली चूनी, केवल वही भूसा सूखा डाल देता है, बैल खाते नहीं है। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया, जो जूरी का साला गया था जहाँ से बैल भाग के आए थे वह फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा उन दोनों बैलों में ज़्यादा सहनशील था। जो दोनों बैल थे हीरा और मोती, उसमें जो हीरा था वह सहनशील था, धैर्यवान था, लेकिन मोती जल्दी आवेश में आ जाता था। किसी कारणवश जूरी ने बैलों को अपने किसी कारणवश फिर वह दोबारा आया उसका साला और उन बैलों को लेकर जाने लगा। दोनों बैलों का ऐसा अपमान उन्होंने होते हुए कभी नहीं देखा। जूरू ने फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, लेकिन वह रास्ते में गया उनको पीट पीट कर ले गया। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। जूरी की टिटकार पर यहाँ मार पड़ी। आज सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर भी सूखा भूसा, ठीक है, कुछ खाने को भी नहीं दिया। वो गया अपने घर ले गया और मारा भी रास्ते में, और वहाँ सूखा भूसा केवल खाने को दे दिया। दोनों ने वहाँ नाद की तरफ आँख भी नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता।
पर इन दोनों ने जैसे पाँव उठाने की कसम खा ली हो। वह मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार उस निर्दयी ने हीरा की नाक में खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा कि भागना व्यर्थ है। ठीक है, मोती को समझाता है हीरा कि यहाँ से भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार बड़ी मार पड़ेगी। हीरा ऐसा कह रहा है तो मोती कह रहा है, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। ठीक है, मार तो खाना ही है। गया जो होता है वो दो आदमियों के साथ दौड़ा आता है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा हूँ। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े। मोती कह रहा है कि लाठी लेकर गया आ रहा है तो कहो तो मैं भी मजा सिखा दूं। लेकिन हीरा ने उसको समझाया मोती को कि नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, ऐसा मोती कह रहा है। लेकिन हीरा उसको समझा रहा है, नहीं हमारी जात का यह धर्म नहीं है। देखिए, बैल की जात के होते हुए भी उन लोगों के मन में इतना है कि हमको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। कह रहा है हीरा कि नहीं हमारी जात का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐड कर रहा गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, मतलब मारा नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही सही है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली घर में से, दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी ने इनकी भूख तो उस एक रोटी से इनकी भूख क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। क्यों? क्योंकि वह लड़की प्रेम पूर्वक वह रोटी लाकर इन दोनों को खिलाई थी। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, ऐसा वो लोग सोचने लगे। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। ये जो झूरी के बैल थे उसे लड़की को एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोतते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर जब बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। ठीक है, वह एक रोटी जो प्रेम पूर्वक वह लड़की उनको खिलाती थी उसी के सहारे वह वहाँ सोचते थे दोनों बैल, हीरा और मोती, कि यहाँ भी कोई सज्जन का वास है। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं रहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों से उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जिसको तुम फेंकने की बात कर रहे हो, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी अगर उसको तुम मार दोगे, तो मालकिन को ही फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, या भूले जाते हो? देखिए, अपने धर्म की बात कर रहे हैं। वहाँ देखिए वो जानवर हैं, पर वहाँ वो औरत जात पर सींग चलाना मना है, उस धर्म का पालन करना है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में यह रस्सी टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने पर लग गए। ठीक है, दोनों रस्सियां चबाने लगे। मोटी रस्सियों में ना आते बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सबका घर का दरवाजा खुला और वही लड़की बाहर निकली। दोनों से झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। लड़की से दोनों को आत्मीयता हो गई थी। दोनों की पूछे खड़ी हो गई। उसने उनके माथे से हलाई और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनके नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप वहीं खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इसी अनाथ आफत आएगी। ठीक है, कि कैसे वो खुल गई, यही रोटी देने गई थी, यही खोल दी होगी, ऐसा दोनों सोच रहे हैं। सब इसी पर संदेह करेंगे। सासा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और उन लोगों की रफ्तार तेज हो गई। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी गया साथ लिया। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का भी
उन्हें ध्यान नहीं रहा, रास्ता भूल गए। जिस परिचित रास्ते से आए थे उसका पता यहाँ न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है हम राह भूल गए हैं। तुम तो बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। मोती कह रहा है, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म कैसे छोड़ दें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। तो मटर की खेत पड़ी थी, उसी खेत में चलने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे कि कोई आता है कि नहीं आता है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया और मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और मोती से मिल गया। मोती ने देखा कि खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो दोनों किनारे हट गए। अब आगे देखिए कि अरे यहाँ सांड दौड़ता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। ऐसा कहते हुए कुछ लोग आते हैं। दोनों मित्र बगले झाँक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उसने उससे भिड़ना, जान से हाथ धोना है। ठीक है, वहाँ एक सांड था जो इन दोनों के सामने चला आ रहा था डकार मारकर लड़ने की इच्छा से। ठीक है, दोनों कह रहे हैं कि सांड से लड़ना बेकार है, वह पूरा एकदम बहुत भयानक है, इससे भाग जाना ही ठीक है। लेकिन फिर कह रहे हैं भागना तो कायरता है, तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। ठीक है, ऐसा दोनों सोच रहे हैं आपस में कि उस सांड से लड़े या भाग जाएं। उसके बाद दोनों लड़ते हैं। एकता में शक्ति होती है, इसके माध्यम से आप लोग ये समझिए कि एकता में बल होती है। अगर एक दूसरे का साथ दोनों बैल छोड़ दिए होते तो वह सांड एक एक करके दोनों बैलों को मार दिया होता, लेकिन नहीं, दोनों एक साथ उस पर प्रहार किए और एक साथ प्रहार करने के कारण वह सांड आहत हो गया और वहाँ से चला गया। दोनों वहाँ से सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2-4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी वहाँ लाठियाँ लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। ठीक है, उसके खुर में कीचड़ लग गए, वह खुर उसका उस कीचड़ में ढकने लगा और भाग न सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है तो वह भी लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, ठीक है, और बचेंगे दोनों बचेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ में ही नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है। ठीक है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, बकरियाँ थी, घोड़े थे, कई गधे थे, कई लोग थे। ठीक है, लेकिन सबका वही हाल था। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे पर कोई चारा लेकर आता दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। इससे क्या तृप्ति होगी। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती से हीरा बोला कि अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल जाएंगे। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई ना कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते अकड़ते रहे दोनों और सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीली सींग दीवार में गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उजड्डपन देखकर उसने कई डंडे रस्सी में उसके पीठ पर मारे, मतलब उसकी पिटाई भी हुई। ठीक है, और उसे मोटी रस्सी में बांध दी गई। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला। ठीक है, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ जाए, जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। ठीक है, कह रहे हैं कुछ भी हो पर कोई परवाह नहीं। इस प्रकार से दोनों के दिमाग में आया कि उस दीवार को गिरा देना और वहाँ से भाग जाना है। दीवार पर जोर लगाकर दोनों ने दीवार को गिरा दी। दीवार का गिरना ही था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों वहाँ खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। एक गधे ने कहा, जो कहीं पकड़ लिए गए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। दोनों गधे कहते हैं, आधी रात के ऊपर जा चुकी थी।
ठीक है। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। मोती ने अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में मदद की, ठीक है। वह रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ करके और खुद चले जाएंगे? तुम्हें विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ करके अलग हो जाऊँगा? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ठीक है। सभी लोग भाग गए, सबकी जान बच गई है, वे सब तो आशीर्वाद ही देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया और तब बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में ऐसी खलबली मची कि इसके लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि सारे वहाँ से जानवर काजी हाउस से भाग गए तो कैसी खलबली मची होगी, ठीक है। यहाँ लेखक कहते हैं कि इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रकार से वहाँ खलबली मची होगी। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे रहे, किसी ने चारे का एक त्रिड़े भी न डाला, ठीक है। सप्ताह भर वैसे ही पड़े रहे, एक बार पानी दिखा दिया जाता था दिन में, यही उनका आहार था, उनके जीवन जीने का यही आधार था। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और फीका करके चले जाते। ऐसे मृत बैलों को कौन खरीदेगा? ऐसे बैलों का कौन खरीदार होगा? सासा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत ही कठोर थी और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल काँप उठे। इस प्रकार से उसका भयानक चेहरा था, ठीक है। और वही इनको खरीदने की बात करने लगा। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबका कल्याण करते हैं, सबके ऊपर दया करते हैं भगवान, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती है? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। ऐसा दोनों आपस में बात करते हैं तो क्या चिंता, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएंगे। देखिए इसी प्रकार से भारतीय थे। उस समय जो तत्कालिक समाज की अवस्था थी बिल्कुल इन्हीं बैलों की तरह थी। इन बैलों के माध्यम से उस समय भारतवासियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से उदारवादी और धर्मपरायण भारतीय थे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, बेचारे पाँव तक ना उठा सकते थे भय के मारे। दोनों गिरते पड़ते भागे जा रहे थे क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था जो आदमी उनको खरीद कर ले जाता था। रास्ते में जाते जाते गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे घास चरता नजर आया, मतलब एक झुंड था। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता कोई पागुर करता और कितना सुखी जीवन इनका था। पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं है कि उनको दोनों भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं, ठीक है। सहसा दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि यह रास्ता परिचित है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रक्षण उनकी चाल तेज होने लगी जब उनको परिचय का रास्ता मिलने लगा, ठीक है, पहचान का रास्ता मिलने लगा। और उनकी सारी दुर्बलता गायब हो गई, थकान गायब हो गई और कारण यह लोग अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है, ठीक है। मोती ने कहा, हमारा घर नज़दीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की बात को ले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। झूरी देखा तो वह एकदम खुश हो गया। मित्रों की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। हीरा और मोती की आंखों से एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ इन बैलों को, ऐसा वह दड़ियल आदमी कह रहा है। तो झूरी कह रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, यह मेरे बैल हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। खड़ा
ऊपर खड़ा दढ़ियल का रास्ता वहाँ देख रहा था। दढ़ियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की बात उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते ही रहे, देखते देखते हंस रहे थे। जब वह दाढ़ी वाला आदमी जो था, दढ़ियल आदमी जो उनको खरीद कर ले जा रहा था, वहाँ से चला गया, तब मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। तो मोती कह रहा है कि अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं उसे बिना मारे छोड़ता नहीं, ठीक है। तो अब वह नहीं आएगा तो उसकी खबर ले लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। फिर कह रहा है हीरा, अगर गोली चलवा दे तो? कह रहा है मोती, मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता है, इसीलिए हम इतने सीधे हैं ना। क्यों हमारी जान को कोई जान नहीं समझता? क्योंकि हम इतने सीधे हैं, किसी का कुछ बुरा नहीं करते हैं, सबके ऊपर स्नेह भाव रखते हैं, इसीलिए तो हमारी जान को कोई जान नहीं समझता। जरा सा देर हुआ और नादों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। चूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। उस समय मालकिन ने गुस्सा नहीं किया और आकर के दोनों के माथे को चूम लिया, ठीक है। इस प्रकार से उस समय भारतीयों की यही दशा थी। जिस प्रकार से इन बैलों के माध्यम से, ये बैल जैसे एकदम सीधे थे, ठीक है, कि इनके जान को कोई जान नहीं समझता था, उस समय अंग्रेज भारतीयों को इसी प्रकार से सताते थे और भारतीय इसी प्रकार के सीधे थे। लेखक के यहाँ कहने का मतलब पूरे पाठ में यही है, ठीक है, कि जो भारतीय थे, ठीक है, जो भारतीय थे उनकी यही दयनीय दशा थी। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा के मुख्य पात्र जो हीरा और मोती नामक दोनों बैल थे, ये बहुत ही सीधे साधे थे। ये भारतीयों के प्रतीक थे। और भारतीय क्या थे? दयालु थे, परोपकारी थे और मेहनती होते भी अत्याचार को पूरा सहन करते थे, अंग्रेजों के अत्याचार को सहन करते थे। इसलिए स्वतंत्रता सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और यह सबको प्रिय है। यह स्वतंत्रता सबको प्रिय है। दो बैलों की कथा या कहानी के माध्यम से लेखक ने किसानों और पशुओं के आपसी भावनात्मक रिश्तों का जीवंत और सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता सभी को प्रिय है और यह सभी लेना चाहते हैं, परंतु यह स्वतंत्रता किसी को आसानी से नहीं मिलती है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है। लेखक ने दो बैलों की कथा के माध्यम से लोगों को